गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। व्याकरण के 2500 प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल वाली टेस्ट सीरीज का थर्ड टेस्ट आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपतिगंतम रिक्त स्थानम समुचित शब्देन पूरयत। सुपतिगंतम, इसके रिक्त स्थान की समुचित पद से पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं, एक है सुप और दूसरा है तिगंत। ध्यान दीजिएगा, जो ये पहला शब्द है सुप, सुप से आपके शब्द रूपों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, सुप से सदैव शब्द रूपों का निर्माण होता है, जैसे कि राम शब्द, रमा शब्द। दूसरा शब्द लिखा है तिगंत। ये जो तिगंत है उससे धातु रूपों का निर्माण होता है, जैसे कि पठती, लिखती, गच्छति। तो हमसे पूछा गया है सुप अर्थात शब्द रूप, तिंग अर्थात धातु रूप, ये दोनों क्या हैं या ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पहला ऑप्शन है शब्दम, ऑप्शन ब है पदम, ऑप्शन स है वाक्यम, ऑप्शन द है व्याकरणम। तो सुप और तिंग दोनों मिलकर पद बनाते हैं, अर्थात यदि हमें राम जाता है, रामः गच्छति, यह पद लिखना है तो राम के लिए हमें सुप अर्थात शब्द रूप चाहिए। गच्छति अर्थात जाता है के लिए हमें तिगंत चाहिए। तो शब्द रूप और धातु रूप दोनों मिलकर पद बनाते हैं और पदों से ही वाक्यों का निर्माण होता है। तो रामः गच्छति, सीता लिखती, इस प्रकार के पद बनाने के लिए सुप अर्थात सुबंत और तिंग अर्थात तिगंत दोनों चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, सुप तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत दोनों पद हैं, ये दोनों पद बनाते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, माहेश्वर सूत्रे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, माहेश्वर सूत्रे कति इत संज्ञक वर्णाः। माहेश्वर सूत्र में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं। देखिए कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14 अर्थात 14, और प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। देखिए इत संज्ञक क्या है, जो वर्ण अंत में हो, ध्यान दीजिएगा, जो व्यंजन अंत में हो, व्यंजन हो और हलंत हो, ध्यान दीजिएगा, अंत में हो, व्यंजन हो और हलंत हो, उस वर्ण की इत संज्ञा होती है। जैसे कि हमने लिख दिया अण, अण में हमने जो ण लिखा है वो ण अंत में है, व्यंजन है और हलंत है, तो ण की इत संज्ञा हो गई। तो हमसे पूछा गया है कि पूरे माहेश्वर सूत्र में कुल इत संज्ञक वर्ण कौन से हैं। देखिए कुल माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं, तो प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। तो 14 वर्ण तो इत संज्ञक हो गए, लेकिन हमारा सही उत्तर 14 नहीं है। हमें याद रखना है कि माहेश्वर सूत्र में 7वें नंबर का जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है लण। ध्यान दीजिएगा, उस सूत्र का नाम है लण, और उस लण नामक सूत्र में जो ल है वो भी इत संज्ञक है। तो 14 तो हो गए माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण, और 15वां हो गया लण नामक सूत्र का ल भी इत संज्ञक है। तो माहेश्वर सूत्र में कुल इत संज्ञक वर्णों की संख्या हो गई 15, जिसे पंचदश भी कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 अर्थात पंचदश। चलिए पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज कर रही हूँ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। तो 14 वर्ण तो माहेश्वर सूत्रों की इत संज्ञक हो गए, जबकि माहेश्वर सूत्र में 7वें नंबर का जो सूत्र है उसका नाम है लण, और उस लण वाले सूत्र में ल भी इत संज्ञक है। तो ये हो गया 15वां नंबर। अतः माहेश्वर सूत्र में
कुल इत्संज्ञक वर्णों की संख्या हो जाएगी 15, जिसे कि पंचदश भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है माहेश्वर सूत्रे वर्णानाम का संज्ञा। माहेश्वर सूत्र में वर्णों की संख्या कौन सी है या वर्णों की संज्ञा क्या है। देखिए, किसी भी एग्जाम में जब संज्ञा पूछा जाए तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। संज्ञा का तात्पर्य है अन्य नाम या फिर पर्यायवाची। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा का तात्पर्य है अन्य नाम, पर्यायवाची। तो हमसे पूछा गया है माहेश्वर सूत्र में वर्णों का अन्य नाम क्या है। देखिए, चारों ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अच। अच का तात्पर्य है स्वर। आपको पता है अच का तात्पर्य है स्वर और माहेश्वर सूत्र में कुल 9 स्वर हैं। फिर एक ऑप्शन लिखा है अल। अल का तात्पर्य है स्वर प्लस व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, अल का तात्पर्य है स्वर प्लस व्यंजन। तीसरा ऑप्शन है हल। हल का तात्पर्य है केवल व्यंजन। ध्यान दीजिएगा। और चौथा ऑप्शन है अक। अक में सामान्यतया स्वर आते हैं अ, ई, ऊण, रील, री, क। हमसे पूछा गया है वर्ण। ध्यान दीजिएगा, स्वर प्लस व्यंजन दोनों जब मिल जाते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर एवं व्यंजन जब दोनों मिल जाते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो सम्मिलित रूप से स्वर एवं व्यंजनों को ही वर्ण कहा जाता है। यदि स्वरों को अच कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, स्वरों को यदि अच कहा जाता है, व्यंजनों को यदि हल कहा जाता है, तो वर्णों को कहा जाएगा अल। ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर सूत्र का पहला अक्षर अर्थात अ, ई, ऊण का पहला अक्षर अ और माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण जो कि है आपका हल का ल। तो आपको याद रखना है कि माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण अ एवं अंतिम वर्ण है ल। ये अ और ल मिलकर ही अल बनाते हैं और ये अल ही आपके वर्ण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। माहेश्वर सूत्र में वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं स्वर एवं व्यंजन को। तो स्वर एवं व्यंजन को सम्मिलित रूप से अल कहते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा माहेश्वर सूत्र में अच किसे कहते हैं या हल किसे कहते हैं या माहेश्वर सूत्र में व्यंजनों की कौन सी संज्ञा है। तो ये पर्टिकुलर एक एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है वृद्धि संज्ञक वर्णेषु कह एकः नास्ति। देखिए, हमसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है वृद्धि संज्ञक वर्णों में कौन सा एक नहीं है। देखिए, वृद्धि की बात कर लेते हैं। पहले पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें आपकी समझ ही काम करती है, उसमें आपका रटा हुआ कुछ भी कार्य नहीं करेगा। वृद्धि संज्ञक वर्णों में कौन एक नहीं है? देखिए, वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि एक संधि है। वृद्धि संधि के 2 सूत्र हैं। सामान्यतया वृद्धि संधि के हमें 2 सूत्र प्राप्त होते हैं। एक का नाम है वृद्धि रादैच और एक का नाम है वृद्धि रेची। चलिए पहले वाले सूत्र को हम देखते हैं। पहले वाले सूत्र का नाम है वृद्धि रादैच। ध्यान दीजिएगा, देखिए वृद्धि रादैच में ये जो रा है ये सामान्यतया आ स्वर है। फिर हमको लिखा हुआ है ऐच। ऐच आपका माहेश्वर सूत्र में ऐ औच। ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर सूत्र में जो ऐ औच है वही आपका ऐच है। तो हम लिख देंगे ऐ औ और च की तो इत्संज्ञा हो जाएगी, च का लोप हो जाएगा। तो वृद्धि रादैच सूत्रानुसार हमें 3 वर्ण प्राप्त होते हैं, आ, ऐ और औ। तो ये जो 3 वर्ण हमें प्राप्त हुए हैं यही वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। वृद्धि संधि वर्ण नहीं है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है।
ध्यान दीजिएगा, वृद्धिरादेश सूत्र में हमें प्राप्त हुए हैं वृद्धि रा का तात्पर्य है आ, और हमें जो प्राप्त हुआ है ऐच, वो एक्चुअल में ऐ औच आपका माहेश्वर सूत्र है। ऐच में ऐ और औ दो वर्ण आते हैं, तो वृद्धि संज्ञक कुल वर्ण कितने हैं, ये भी कई बार हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि वृद्धि संज्ञक वर्णाहा कति, वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 3। हमसे अभी पूछा गया है कि वृद्धि संज्ञक वर्णों में कौन एक नहीं है, तो देखिए हमारा आ, ऐ और औ, ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं। इनके अतिरिक्त जो वर्ण होगा वो वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं होगा। ऑप्शन अ कहता है ऐ आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ऑप्शन ब कहता है औ भी आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ऑप्शन स कहता है आर आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है, आर तो आपका वृद्धि संधि वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि में आते हैं ऐ औ आर, तो आर आपका वृद्धि संधि का सूत्र है, जबकि हमसे वृद्धि संज्ञा का वर्ण पूछा गया है, तो आर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन द है आ भी आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो आपको याद रखना है कि वृद्धि संज्ञक वर्णों में आर सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आर तो वृद्धि संधि का वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि में भी 4 वर्ण आते हैं, ऐ औ आर और आल। ध्यान दीजिएगा, आर आपका वृद्धि संधि का वर्ण है, वृद्धि संज्ञा का वर्ण नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सज्जनः पदस्य विग्रहम अस्ति। सज्जन पद का विग्रह क्या है। कई बार हमसे सज्जन पद में कौन सी संधि है ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सज्जन जो है उसमें समस्त पद के बिल्कुल मध्य में, समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में जो अक्षर हमें आधा दिखाई देता है, सामान्यतया हम उसी के आधार पर संधि का नाम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ हमें सज्जन में आधा ज दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में जो शब्द दिखाई देते हैं, हमें जो वर्ण दिखाई देते हैं, उन वर्णों के आधार पर ही संधि का नाम डिसाइड करते हैं। तो देखिए समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में हमें आधा ज और पूरा ज दिखाई दे रहा है। देखिए एक संधि का नाम है इश्चुत्व। इश्चुत्व संधि में आपने पढ़ा होगा, इसका सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु, अर्थात समस्त पद में यदि 2 बार इश्चु नजर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, समस्त पद में यदि 2 बार इश्चु नजर आ जाए तो संधि का नाम होगा इश्चुत्व। और इश्चु का तात्पर्य है श एवं च वर्ग। तो देखिए च वर्ग में च छ ज आता है और 2 बार हमें ज भी नजर आ रहा है। समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में 2 बार यदि इश्चु नजर आ जाए तो संधि का नाम हो जाएगा इश्चुत्व संधि। सज्जन में हमें 2 बार इश्चु नजर आ रहा है, अर्थात च वर्ग का ज नजर आ रहा है। यदि हमसे संधि का नाम पूछा जाता तो हमारी संधि का नाम हो जाता इश्चुत्व संधि। लेकिन हमसे इसका विग्रह पूछा गया है। देखिए विग्रह में जब भी सज्जन पूछा जाएगा तो इसके 2 महत्वपूर्ण विग्रह आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक ऑप्शन है आपका सत प्लस जन और एक ऑप्शन है आपका सद प्लस जन। इन दोनों में आप कंफ्यूज रहेंगे और सामान्यतया जितने भी स्टूडेंट हैं वो सत प्लस जन करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर अ को सही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो सत प्लस जन को राइट करेंगे। पर आप देखिए इश्चुत्व संधि में जो वर्णों का आदेश है वो क्रमानुसार होता है। यदि आपका विग्रह सत होता तो त के स्थान पर तो आपको त को काट के च देना पड़ता, तो आपका समस्त पद सच जन नहीं बना है, आपका समस्त पद सज्जन बना है। और सज्जन में जो ज है ये आपका 3रे नंबर का वर्ण है, अतः आपको भी समस्त विग्रह में 3रे नंबर का वर्ण ही देखना होगा। और 3रे नंबर का वर्ण आपका है सद प्लस जन।
स द त थ द, द तीसरे नंबर का है, इसीलिए द के स्थान पर च छ ज तीसरे नंबर का ज लगा। अतः आपको याद रखना है कि सज्जन में यदि आधा अक्षर तीसरे नंबर का है तो आपको विग्रह में भी तीसरे नंबर का ही वर्ण ढूंढना होगा। और तीसरे नंबर का वर्ण हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ब में, जो कि है स द। द आपका त वर्ग का तीसरा वर्ण है, जबकि सज्जन का ज आपका च वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो आपको याद रखना है कि स त प्लस जन कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे वर्ण के स्थान पर तीसरा ही हमें आदेश करना होता है। तो सज्जन का विग्रह हो जाएगा स द प्लस जन। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है उज्ज्वल। ध्यान दीजिएगा, हमें परीक्षा में पूछा जाता है उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो उज्ज्वल में भी कंटिन्यूअसली हमें 2 बार ज नजर आ रहा है, और ज है वो च वर्ग का वर्ण है, तो संधि का नाम इष्टुत्व ही हो जाएगा। किंतु यदि इसका विग्रह पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि उज्ज्वल का ज भी तीसरे नंबर का है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, ऊत एवं ऊद। आपको ध्यान रखना है ज यदि तीसरे नंबर का है तो हमारा ऊद जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि ऊद में द भी तीसरे नंबर का है और उज्ज्वल में ज भी तीसरे नंबर का है। तो आपको याद रखना है कि जो वर्ण जिस नंबर का है उसी नंबर का वर्ण आपके विग्रह में भी रहेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सही उत्तर है स द प्लस जन, क्योंकि सज्जन में तीसरा वर्ण है तो स द ये भी तीसरे नंबर का ही वर्ण होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाग्हरि। वाग्हरि पदस्य संधि विग्रहम किम। वाग्हरि पद का संधि विग्रह क्या है। देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था समस्त पद में जो वर्ण आधा है सामान्यतया उसी के नाम के आधार पर संधि का वर्ण डिसाइड हो जाता है कि यदि ये वाग में ग तीसरे नंबर का है तो यहाँ संधि कौन सी होगी। देखिए, समस्त पद में यदि तीसरे नंबर का वर्ण है तो आपको देखना है कि एक संधि का नाम होता है जशत्व। ध्यान दीजिएगा, एक संधि का नाम होता है जशत्व, और जशत्व में प्लस के निशान से पहले कोई भी प्रथम वर्गीय व्यंजन होता है जिसको कि हम तृतीय वर्ण आदेश कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जशत्व संधि का सूत्र है जलाम जशो अंते। इसमें प्लस के निशान के पहले कोई प्रथम वर्गीय व्यंजन होगा, जैसे कि क च ट त प, और उस क च ट त प के स्थान पर हमें तृतीय वर्ण आदेश करना है, और तृतीय वर्ण को कहते हैं ग ज ड़ द ब। अतः यदि समस्त पद में वाग्हरि ग तीसरे नंबर का दे रखा है तो हमें इसका विग्रह करते समय पहले वर्ण पे जाना होगा। तो तीसरे का पहला अर्थात ग का पहला है क। चलिए अब देखते हैं वाकहरि, क्या तीसरे का पहला वाक क है क्या। तो हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, वाग का पहला अक्षर वाक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा वाकहरि। ध्यान दीजिएगा, क सदैव हलंत होना चाहिए। ऑप्शन ब में है वागहरि, यहाँ पर तो कोई संधि नहीं हुई है, ऑप्शन ब गलत है। वाचहरि, वाच च का कोई भी तात्पर्य यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः ऑप्शन स एवं द सर्वथा अमान्य है। ऑप्शन अ सही है, जो कि जशत्व संधि का है। जशत्व संधि में विग्रह में पहला वर्ण होगा, जिसको कि संधि करते समय हमें तीसरा वर्ण आदेश करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ वाकधनहरि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अशुद्ध पदम किम। अशुद्ध पद कौन सा है, ये शब्द रूपों का प्रश्न है। ऑप्शन अ देखिए, मति शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम। मति शब्द का षष्ठी बहुवचन मति नाम। ऑप्शन ब देखिएगा, नदी शब्दस्य षष्ठी एकवचन नद्या। ऑप्शन स,
हरि शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम हरीन्। ऑप्शन द राजन शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम राज्ञः। अब देखिए इनके ऑप्शन को हम नीचे से टैली करते हैं। राजन शब्द का द्वितीया बहुवचन राज्ञः बनता है, ये पद बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन स हरि शब्द का द्वितीया बहुवचन हरिन्, ये भी पद बिल्कुल शुद्ध है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। कोई भी शब्द जिसकी मात्रा छोटी है उसका जब द्वितीय बहुवचन बनता है तो उसकी मात्रा बड़ी हो जाएगी, और वो शब्द यदि पुल्लिंग है तो साथ में जुड़ जाएगा न हलंत। पूरे कॉन्सेप्ट को फिर समझेंगे एक बार। कोई भी शब्द जिसकी मूल मात्रा यदि ह्रस्व अर्थात छोटी है तो द्वितीय बहुवचन में वो मात्रा हो जाएगी दीर्घ। और शब्द यदि पुल्लिंग है, जैसे यहाँ हरि पुल्लिंग है, तो आपको न हलंत आदेश करना पड़ेगा, अर्थात पुल्लिंग शब्दों के द्वितीय बहुवचन में दीर्घ प्लस न हलंत आएगा। शब्द यदि होगा गुरु तो बनेगा गुरु न। शब्द यदि होगा पति तो बनेगा पति न। शब्द यदि होगा सखी तो बनेगा सखी न। शब्द यदि होगा पितृ तो बनेगा पितृ न। तो पुल्लिंग शब्दों के द्वितीय बहुवचन में दीर्घ प्लस न हलंत आता है, याद रखिएगा। जबकि यदि यही शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे कि मातृ शब्द, मातृ स्त्रीलिंग है, जैसे कि धेनु, मति, नदी, वधु, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके द्वितीय के बहुवचन में दीर्घ प्लस विसर्ग आता है, ध्यान दीजिएगा। यदि शब्द है धेनु तो धेनु में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में दीर्घ प्लस विसर्ग आएगा, तो धेनु की मात्रा बड़ी हो जाएगी, साथ में विसर्ग का प्रयोग होगा। तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्दों के द्वितीय बहुवचन को मैं फिर टैली कर रही हूँ। पुल्लिंग शब्द होगा तो दीर्घ प्लस न हलंत आएगा, और स्त्रीलिंग शब्द होगा तो दीर्घ प्लस विसर्ग आएगा। तो आपका हरि न पद भी बिल्कुल उचित है। नदी शब्द से षष्ठी एक वचनम नद्याः, ये पद भी बिल्कुल आपका समुचित है, सही है। ऑप्शन अ मति शब्द से षष्ठी बहुवचनम मतीनाम। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ह्रस्व मात्रा वाला शब्द है वो जब षष्ठी बहुवचन में आता है, अभी द्वितीय बहुवचन भी बताया था मैंने, द्वितीय में भी और षष्ठी में भी ह्रस्व मात्राएं दीर्घ हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि मति शब्द का षष्ठी बहुवचन जब हम बनाते हैं तो मति नाम, मति की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मति नाम। जबकि यहाँ पर मति की मात्रा ह्रस्व दे रखी है, अतः अशुद्ध पद हो जाएगा ऑप्शन अ। मति नाम आपका अशुद्ध है, जबकि दीर्घ मात्रा होकर मति नाम बनेगा, जो कि एकदम समुचित एवं शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन अ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत शब्दस्य प्रथमा बहुवचन रूपम किम। जगत शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या बनेगा। देखिए ये जो जगत शब्द है ये तकारांत नपुंसक लिंग है, ध्यान दीजिएगा। कई बार हमें शब्दों के लिंग भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो जगत शब्द है ये तकारांत है, क्योंकि अंत में जगत में त दिखाई दे रहा है। जगत शब्द नपुंसक लिंग में चलता है। अब इस जगत शब्द की हमें प्रथमा बहुवचन पूछा गया है। आपको ध्यान है कि नपुंसकलिंग शब्दों की प्रथमा एवं द्वितीया दोनों विभक्तियां समान चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, नपुंसकलिंग शब्द जो भी होंगे उसका प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीया विभक्ति दोनों समान चलते हैं, और तृतीया विभक्ति से वो उनके पुल्लिंग के समान चलने लग जाते हैं। तो देखिए जगत जो शब्द है उसके रूप कुछ इस प्रकार चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रथमा एक वचन में बनेगा जगत, द्विवचन बनेगा जगती, और इसका बहुवचन बनेगा जगंती। ध्यान दीजिएगा, बहुवचन बनेगा इसका जगंती। तो आप देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि जगत शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या है। तो प्रथमा बहुवचन ज्ञात करने के लिए
हमें प्रथमा बहुवचन जैसा ही जगन्ति याद रखना है। जगत शब्द जगत, जगति, जगन्ति इस प्रकार चलेंगे। और जगन्ति में आपको याद रखना है कि जगन्ति जो आपका है उसकी मात्रा सदैव ह्रस्व रहेगी, छोटी रहेगी। चलिए देखते हैं ऑप्शन अ जगति, ये आपका अशुद्ध पद है। ऑप्शन ब है जगति, ये आपका प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन स है जगन्ति, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो दीर्घ है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन द है जगन्ति, जिसमें कि ह्रस्व मात्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा जगन्ति, क्योंकि जगत शब्द के रूप जगत, जगति, जगन्ति इस प्रकार चलते हैं, और ये जगन्ति है, इसकी मात्रा सदैव ह्रस्व है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है सर्व स्त्रीलिंग शब्दस्य। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सर्वनामक शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी सर्वनामक शब्द हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। अस्मद एवं युष्मद को छोड़कर, पुनः सुनिएगा, अस्मद अर्थात मैं, युष्मद अर्थात तुम, इन दोनों शब्दों को छोड़कर जितने भी सर्वनामक शब्द हैं वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तो हमसे पूछा गया है सर्व शब्द का स्त्रीलिंग और उस स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा। ऑप्शन अ है सर्वेशाम, ऑप्शन ब है सर्वासाम, ऑप्शन स है सर्वाणाम और ऑप्शन द है सर्वेणाम। ये चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन चलिए इनमें डिफरेंस कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। यदि आपसे प्रश्न में स्त्रीलिंग शब्द पूछा है तो आपको याद रखना है कि स्त्रीलिंग शब्द जब बहुवचन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपको सर्व शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन ही पूछा है। कोई भी सर्वनामक शब्द जब वो बहुवचन में चलेगा तो उसका साउंड रहेगा आ। जैसे कि सर्व शब्द की ही बात करते हैं, सर्व शब्द तृतीया है सर्वाभिः, चतुर्थी है सर्वाभ्यः, पंचमी है सर्वाभ्यः, षष्ठी है सर्वासाम, सप्तमी है सर्वासु। तो आपने देखा होगा कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके अंत में आ साउंड रहता है। सर्वासाम, सर्वासु, तो स्त्रीलिंग शब्दों में आ साउंड रहेगा, जबकि जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग सर्वनामक शब्द हैं, उनके बहुवचन में ए साउंड रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग का यदि कोई शब्द है तो उसमें साउंड रहेगा आपका ए। जैसे सर्व शब्द पुल्लिंग बहुवचन की बात करते हैं, तृतीया है सर्वई, चतुर्थी है सर्वेभ्यः, पंचमी सर्वेभ्यः, षष्ठी सर्वेषाम, सप्तमी सर्वेषु। तो देखिए आपने नोटिस किया होगा पुल्लिंग में सदैव ए का साउंड रह रहा है, जबकि स्त्रीलिंग में सदैव आ साउंड रहता है। तो आपको याद करना है कि सर्वेषाम ऑप्शन अ तो पुल्लिंग रूप हो जाएगा क्योंकि इसमें ए साउंड रहता है, जबकि हमसे पूछा गया है कि सर्व शब्द स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में आ साउंड चाहिए, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब सर्वासाम, क्योंकि इसमें आ साउंड आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सर्व शब्द स्त्रीलिंग का षष्ठी बहुवचन रूप क्या रहेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वासाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अधोलिखितेषु द्विकर्मक धातुः नास्ति, निम्नांकित में कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है। देखिए आपने संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण पढ़ा होगा, उस कारक प्रकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभक्ति है द्वितीया विभक्ति, उसका एक सूत्र है अकथितम च। उस अकथितम च में 16 धातुएं दी गई हैं और वो 16 ही धातुएं द्विकर्मक हैं, अर्थात इन धातुओं का प्रयोग होने पर कर्म 2 बार प्रयुक्त होगा। तो देखिए ये जो द्विकर्मक धातु हैं
वो आपको अवश्य रूप से याद करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमें कौन सी द्विकर्मक धातु है एवं कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। और जितने भी आपके अशुद्धि संशोधन एवं वाक्य निर्माण होंगे वो भी आपके अकथितम च सूत्र को आधार मानकर ही पूछे जाते हैं। अतः यदि आपको द्विकर्मक धातु का ज्ञान है तभी आप अशुद्धि संशोधन एवं वाक्य निर्माण को भी पूर्ण रूपेण सही बना सकते हैं। तो अभी हमसे पूछा गया है कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है। देखिए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ द्विकर्मक धातु में की एक पूरी लिस्ट दे रखी है, उसको आप ज़रूर से याद कीजिएगा। अभी एक बार मैं द्विकर्मक धातुओं के नाम बोल के सुना देती हूँ। दुह, याच, पच, दंड, रुध, पृच्छ, ची, ब्रू, शाश, जी, मथ, मुष, नी, ह्री, कृश एवं वह। ये हो गई 16 धातुएं। हमसे पूछा है निम्नांकित में से द्विकर्मक धातुएं कौन सी नहीं हैं। देखिए, ब्रू, ब्रू अर्थात कहना, ये आपकी द्विकर्मक धातु है। ऑप्शन नंबर ब है दंड, दंड भी आपकी द्विकर्मक धातु है, दंड अर्थात दंड देना। ऑप्शन स है मथ, मथ अर्थात मथना, ये भी द्विकर्मक धातु है। किंतु ऑप्शन नंबर द में जो यज दे रखा है, यज का तात्पर्य है यज्ञ करना, ये आपकी द्विकर्मक अर्थात 16 धातुओं में सम्मिलित नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन सी एक द्विकर्मक धातु नहीं है, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, क्योंकि यज नाम की कोई द्विकर्मक धातु नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है करवाणी, इस पद में कौन सा लकार है। करवाणी पदे कह लकारः, करवाणी पद में कौन सा लकार है। चलिए हम नीचे से देखते हैं। ऑप्शन द कहता है लृट लकार, ऑप्शन द कहता है लृट लकार। लृट लकार की पहचान है कि उसमें श आएगा, और यदि करवाणी जो है वो आपकी उसकी मूल धातु है क्री, क्री अर्थात कोई भी कार्य करना, ध्यान दीजिएगा, क्री अर्थात कोई भी कार्य करना। यदि क्री धातु का रेट लकार अर्थात भविष्य काल बनाया जाए तो वो करिष्यति बनता है, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। तो आपका श्य नहीं आ रहा है करवाणी में, अतः आपका ऑप्शन द गलत हो जाएगा। देखिए विधिलिंग लकार, ऑप्शन स है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युहु इस प्रकार के पद बनते हैं। तो कुर्यात में सदैव या आ रहा है। देखिए कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युहु, कुर्याहा, कुर्यातम, कुर्यात, तो सब में या आ रहा है, जबकि करवाणी आपका विधिलिंग लकार भी नहीं है। ऑप्शन ब को देखिए, ब आपका है लंग लकार। लंग लकार अर्थात कि भूतकाल, और भूतकाल का जब भी कोई पद चलता है तो उसके आगे अ लग जाता है, जैसे कि अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। तो लंग लकार में मूल धातु के आगे अ लग जाता है, तो करवाणी में अ भी नहीं लगा, अतः लंग लकार भी नहीं होगा। ऑप्शन अ को देखते हैं। अ है आपका लोट लकार, और लोट लकार सदैव आज्ञार्थक रहता है, ध्यान दीजिएगा, लोट लकार सदैव आज्ञार्थक रहता है। लोट लकार का पूरा रूप मैं आपको बोलकर सुनाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। ये जो उत्तम पुरुष का एक वचन है आनी, ये ही आपका करवाणी है, ध्यान दीजिएगा। क्री धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन, ये बनता है आपका करवाणी, क्योंकि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आनी साउंड रहता है और व्याकरण के अनुसार न बन जाता है। अतः आपका करवाणी जो पद है वो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा करवाणी पद में लोट लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
सखी इकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचन रूपम स्यात्। सखी जो शब्द है इकारांत पुल्लिंग, ध्यान दीजिएगा, सखी शब्द के भी दो रूप चलते हैं, पुरुष मित्र एवं स्त्री मित्र, अतः यह पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। हमसे पूछा गया है सखी इकारांत पुल्लिंग शब्द, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा। देखिए किस शब्द की कौन सी विभक्ति हमसे पूछी जाएगी, उसको आप माइंड में ज़रूर सेट करें, इसके बाद ही आप अपना उत्तर डिसाइड करें। हमसे पूछा गया है सखी इकारांत पुल्लिंग शब्द, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। देखिए यदि पुल्लिंग शब्द है तो कोई किसी भी पुरुष मित्र को अपन सखा कहते हैं, जैसे कि कृष्ण के बहुत सारे सखा थे, पुरुष मित्रों को सखा कहते हैं जबकि स्त्री मित्रों को सखी कहते हैं। तो हमसे भी यहाँ पुल्लिंग शब्द पूछा गया है तो हम भी बात करेंगे सखा की। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सखी। सखी आपका तब सही होता जबकि हमें स्त्रीलिंग शब्द पूछा जाता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ब आपका है सखा। अभी जस्ट मैंने बताया कि यदि सखी शब्द दो रूपों में चलेगा, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो आपका सखी बिल्कुल सही हो जाता, किंतु यदि आपसे पूछा गया है पुल्लिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द हो जाएगा सखा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ब। ऑप्शन ब आपका कहता है सखा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भवत शब्दस्य, भवत अर्थात आप, यह तकारांत पुल्लिंग शब्द है। भवत शब्दस्य द्वितीया बहुवचन रूपम भविष्यति। भवत शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए भवत जो शब्द है उसके रूप इस प्रकार चलते हैं, देखिए भवान, भवन्तौ, भवन्तः। द्वितीया विभक्ति में भवन्तम, भवन्तौ, भवतः। द्वितीया विभक्ति में रूप बनता है भवतः। तो हमसे पूछा गया है कि भवत शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप बनेगा भवतः। तो ऑप्शन अ है भवन्तः जो कि अशुद्ध है। ऑप्शन ब है भवत, भवत में त हलंत है, ये भी आपका अशुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर स है भवतः, ये आपका बिल्कुल सही शुद्ध रूप है। तो भवत शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप भवतः बनेगा। भवत शब्द तकारांत पुल्लिंग में चलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्तायाम का विभक्ति ही भविष्यति। नियम पूर्वक विद्या पढ़ने में अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में वक्तायाम, वक्तायाम का तात्पर्य है पढ़ाने वाले अध्यापक में कौन सी विभक्ति होगी। जब कोई अध्यापक नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करवाता है तो पढ़ाने वाले अध्यापक, शिक्षक, गुरु, उपाध्याय, इन सभी बोलने वाले व्यक्तियों में कौन सी विभक्ति होती है। चलिए आपने तृतीया विभक्ति का एक सूत्र आपने पंचमी विभक्ति का एक सूत्र देखा होगा, आख्यातोपयोगे। ध्यान दीजिएगा, आख्यातोपयोगी सूत्रानुसार जब कोई व्यक्ति किसी छात्र को नियम पूर्वक विद्या प्रदान करता है तो पढ़ाने वाले अध्यापक में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आख्यातोपयोगे सूत्रानुसार ही पढ़ाने वाले अध्यापक में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। हमसे भी प्रश्न यही पूछा गया है, नियम पूर्वक विद्या पढ़ाने वाले वक्तायाम अर्थात अध्यापक में कौन सी विभक्ति होगी। ऑप्शन अ है चतुर्थी, आपका गलत उत्तर है। ऑप्शन ब है पंचमी। तो आख्यातोपयोगी सूत्रानुसार नियम पूर्वक पढ़ाने वाले अध्यापक में सदैव पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है।
क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ब, पंचमी विभक्ति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भयम नास्ति। रिक्त स्थान भयम नास्ति। रिक्त स्थानम समुचित पदेन पूरयत। रिक्त स्थान की उचित पद के द्वारा पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ जो पद दिया है भयम नास्ति, भय नहीं है। यहाँ पर एक आपका भयवाचक शब्द दे रखा है। यदि किसी प्रश्न में भय, भीति अर्थात भय का विषय हो तो याद रखना है जहाँ पर भी भय की बात होगी वहाँ भित्रार्थानाम भय हेतु इस कारक के सूत्रानुसार जो भय का विषय है अर्थात जिससे हम डरते हैं उस वस्तु एवं व्यक्ति में पंचमी विभक्ति लगेगी। पूरा फिर से सुनिएगा। पंचमी विभक्ति का एक सूत्र है भित्रार्थानाम भय हेतु। इस सूत्रानुसार जिससे हम डरते हैं अर्थात जो भय का विषय है उसमें सदैव पंचमी विभक्ति लगती है। कारक का मेरा जो वीडियो है उसमें भी मैंने बहुत उदाहरणों के माध्यम से इसको स्पष्ट किया है। कारक के वीडियो को आप अवश्य रूप से देखें। देखिए यहाँ भय लग रहा है मरने से। ऑप्शन अ है मरणे, या तृतीया विभक्ति है जो कि आपकी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ब है मरणात, मरणात में पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन स है मरणम, मरणम आपकी द्वितीया विभक्ति है। ऑप्शन द है मरणस्य, मरणस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति है। तो भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्रानुसार भय के विषय में सदैव पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, मरणात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र के साथ पिता विद्यालय जाते हैं। पुत्र के साथ पिता विद्यालय जाते हैं। देखिए हिंदी वाक्य है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ध्यान दीजिएगा, ये एक हिंदी का वाक्य है जिसका कि संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी वाक्यों का जब भी संस्कृत में अनुवाद करना होता है तो कारक प्रकरण के माध्यम से ही उसका अनुवाद किया जाता है। देखिए ये जो प्रश्न है आपका, पुत्र के साथ पिता विद्यालय जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के किसी वाक्य में जब साथ लिखा हुआ है, हिंदी के किसी वाक्य में जब साथ शब्द लिखा हुआ है तो साथ के जस्ट आगे वाले व्यक्ति में सदैव तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। ध्यान दीजिएगा, साथ के जस्ट आगे जो पद है उसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो आपका लिखा हुआ है पुत्र के साथ, साथ के आगे पुत्र लिखा है, पुत्र में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी तो वो बन जाएगा पुत्रेण। देखिए साथ के जस्ट आगे जो है उसमें तृतीया विभक्ति लगानी है और साथ के पश्चात जो भी होगा उसमें सदैव प्रथमा विभक्ति लगानी है। देखिए साथ के बाद आपका दे रखा है पिता, तो पिता में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो आपको याद रखना है पुत्र में लगेगी तृतीया विभक्ति एवं पिता में लगेगी प्रथमा विभक्ति। बाकी पूरा सेंटेंस आपका सामान्य रूप से ही बनेगा। पुत्र के साथ पिता विद्यालय जाते हैं। पुत्र साथ के पहले वाला पद है, पुत्र में तृतीया विभक्ति लगानी है, पुत्र की तृतीया हो जाएगी पुत्रेण। इन चार ऑप्शन में हमें पुत्रेण नजर आ रही है ऑप्शन नंबर द में। तो पुत्रेण आपका सही है। साथ को संस्कृत में कहते हैं सह। देखिए साथ के पश्चात पिता लिखा है, पिता में प्रथमा विभक्ति लगानी है, पिता की प्रथमा विभक्ति पिता ही बनती है। फिर विद्यालयम गच्छति, जिस स्थान पर हम जाते हैं उस जगह में द्वितीया विभक्ति लगती है, इसी कारण विद्यालयम में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो पुत्र के साथ पिता विद्यालय जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, पुत्रेण सह पिता विद्यालयम गच्छति। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है शक्तिम अनतिक्रम्य इत्यत्र समस्त पदम सूचयत। शक्तिम अनतिक्रम्य
इसका समस्त पद क्या होगा। देखिए जो शक्तिम अनतिक्रम्य उदाहरण है ये सामान्यतया कभी पूछा जा सकता है कि किस समास का उदाहरण है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में सबसे पहले आता है आपका अव्यय, इसके पश्चात संज्ञा और इसके पश्चात अंतिम पद आपका नपुंसकलिंग रहता है। ध्यान दीजिएगा आपका जो अंतिम पद है वो नपुंसकलिंग रहेगा। तो देखिए 4 ऑप्शन में अव्यय, संज्ञा एवं नपुंसकलिंग ये कॉम्बिनेशन जहाँ मिलेगा वही आपका समस्त पद होगा। ऑप्शन नंबर अ में यथा लिखा है, यथा आपका अव्यय है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अव्यय आना चाहिए था, दूसरे पद पे संज्ञा आनी चाहिए, तो शक्ति जो है वो आपकी संज्ञा है। अंत में आपका म आ रहा है जो कि सामान्यतया नपुंसकलिंग को तो सूचित करता है, लेकिन जब यथाशक्ति पद बनेगा तो वहाँ पर यथाशक्तिम नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अतः ऑप्शन नंबर अ गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब देखते हैं। सबसे पहले अव्यय है, फिर आपकी संज्ञा है, फिर विसर्ग दे रखा है, और शक्ति के बाद यदि विसर्ग है तो वो स्त्रीलिंग का सूचक है। अतः हमें तो अंत में नपुंसकलिंग चाहिए था। ऑप्शन ब भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन स, सबसे पहले उपसर्ग है, फिर शक्ति अर्थात आपकी संज्ञा है और कोई विसर्ग नहीं है। शक्ति सामान्यतः स्त्रीलिंग शब्द है और शक्ति में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यही इसका नपुंसकलिंगत्व है। अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, शक्तिम अनतिक्रम्य। इसका समस्त पद बनेगा यथाशक्ति, जिसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, और विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है यही आपका नपुंसकलिंगत्व है। ध्यान दीजिएगा, सहरि, हरि में विसर्ग आता है, लेकिन विसर्ग का प्रयोग नहीं होना ही अपने आप में नपुंसकलिंगत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 17, शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका समस्त पद बन जाएगा यथाशक्ति, ऑप्शन स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्तृवाच्यस्य कर्तायाम का विभक्ति ही भवति। कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। देखिए कर्तृवाच्य की पूरी थ्योरी मैंने अपने वीडियो में बता दी है बहुत अच्छे से। वाच्य परिवर्तन के मेरे 4 वीडियो हैं, 3 वीडियो में मैंने नियम एवं बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, और चौथे वीडियो में मैंने वाच्य परिवर्तन का टेस्ट लिया है। आप वाच्य परिवर्तन के उस टेस्ट को अवश्य रूप से देखें। हमसे पूछा है कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। देखिए जब कोई कथन कर्ता से प्रारंभ हो और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, दूसरे नंबर पे कर्म हो, कर्म में द्वितीय विभक्ति हो, तीसरे नंबर पर आपकी हो जाएगी क्रिया, और क्रिया यदि आपकी परस्मय पद में चलती हो, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रिया आपकी परस्मय पद में चलती हो, ऐसा वाच्य कर्तृवाच्य कहलाएगा। तो हमसे पूछा है कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तो यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा है कर्तृवाच्य के कर्ता में हमें प्रथमा विभक्ति दिखाई दे रही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होगी, किंतु इसके स्थान पर यदि कर्मवाच्य दे रखा होता और पूछते कि कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तो आपको याद रखना है जब कोई वाक्य कर्मवाच्य हो तो कर्मवाच्य के कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। फिर से पूछूंगी क्वेश्चन को बदलकर, कर्मवाच्यस्य कर्तायाम का विभक्ति, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य के कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति होगी, जबकि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कर्तृवाच्य से संबंधित है, और कर्तृवाच्य के कर्ता में तो सदैव प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंडित नेहरू अत्र आगमिष्यति रिक्त स्थानम उचित पदेन पूरयत। पंडित नेहरू आज
आएंगे। पंडित नेहरू अत्र अर्थात यहाँ, पंडित नेहरू अत्र अर्थात यहाँ आएंगे। देखिए, जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उसके काल को अवश्य ध्यान रखिए। आगमिष्यति का तात्पर्य है आएंगे, अर्थात कि भविष्य काल। देखिए, भविष्य काल का यदि हमें कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसके अव्यय भरते समय भी हमें भविष्य काल का अव्यय सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, एक पद लिखा है ह्य का तात्पर्य है बीता हुआ कल। ध्यान दीजिएगा, ह्य का तात्पर्य है बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल को आएंगे, ये तो आपका सेट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन अ आपका गलत हो जाएगा। पश्चात अर्थात बाद में, ये आपका किसी प्रकार का कोई कालवाचक अव्यय नहीं है, ऑप्शन ब भी आपका गलत हो जाएगा। श्व, तीसरे ऑप्शन में है श्व, श्व का तात्पर्य है आने वाला कल। ध्यान दीजिएगा, श्व का तात्पर्य है आने वाला कल, अर्थात आपसे यही पूछा गया है कि पंडित नेहरू यहाँ आएंगे। कब आएंगे? आने वाले कल में आएंगे, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा श्व। पंडित नेहरू श्वः अत्र आगमिष्यति। पंडित नेहरू श्वः अत्र आगमिष्यति। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है स, श्वः। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्वम माम नमसि वाक्य के कर्मवाच्य में रूप क्या होगा? त्वम माम नमसि, तुम मुझे नमस्कार करते हो। ध्यान दीजिए, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, तो त्वम के अकॉर्डिंग नमसी चली। लेकिन जब हम इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, और यहाँ पर है कर्म है माम, अर्थात अस्मद शब्द। देखिए, कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाते हैं, तो त्वम की तृतीया विभक्ति होगी त्वया। ध्यान दीजिएगा, त्वम की तृतीया विभक्ति हो जाएगी त्वया। सेकंड नंबर पर लिखा है माम, मुझको। मुझको अर्थात कर्म, कर्म में हमें सदैव प्रथमा विभक्ति लगानी है। इसकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी कौन? अहम। इसके पश्चात हमें दे रखी है कौन? क्रिया, और क्रिया है नमसी, जो कि परस्मय पद में है। इस नमसी का हमें आत्मनेय पद बनाना पड़ेगा, और आत्मनेय पद आपका ते, एते, अन्ते, से, एथे, द्वे, ए, आवहे, आमहे, इस प्रकार बनेगा। तो देखिए, कर्तृवाच्य में तो त्वम के अकॉर्डिंग नमसी चला, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया चली, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, और यहाँ आपका कर्म है अहम। अहम का अहम अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन, और उत्तम पुरुष एक वचन आपका बनता है नम धातु के साथ नम्ये, क्योंकि ते, एते, अन्ते, से, एथे, द्वे, ए अर्थात नम्ये, उत्तम पुरुष में आपका रूप बन जाएगा नम्ये। तो आपका सही उत्तर हो गया त्वया अहम नम्ये, और त्वया अहम नम्ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर अ में। तो देखिए, आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है, जो कि आपकी त्वया है। कर्म में प्रथमा विभक्ति लगानी है, जो कि अहम है, और नम धातु का आपको उत्तम पुरुष एक वचन लेना है, क्योंकि इस बार कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है, और अहम आपका कर्म है, अहम आपका उत्तम पुरुष एक वचन है। तो नम धातु की जो ये नम्ये क्रिया है, ये नम्ये क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्मवाच्यस्य क्रिया भवति। कर्मवाच्य की क्रिया क्या होगी, अर्थात कर्मवाच्य में क्रिया किस रूप में चलेगी? देखिए, दो रूप हैं आपके, एक है आपका कर्तृवाच्य
और एक है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा एक और वाच्य आपका माना जाता है भाववाच्य। तो देखिए तीनों वाच्य की हम बात करते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया आपकी परस्मय पद में चलेगी, कर्मवाच्य में क्रिया आपकी आत्मनेय पद में चलेगी, भाववाच्य में भी क्रिया आपकी आत्मनेय पद में चलती है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया किस रूप में चलेगी? तो कर्मवाच्य की क्रिया आत्मनेय पद में चलेगी। ऑप्शन आपका देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेय पद में चलेगी। अब देखते हैं ऑप्शन अ है परस्मय पद। परस्मय पद तो कर्तृवाच्य में चलती है। देखिए परस्मय पद की क्रिया तो आपकी कर्तृवाच्य में चलेगी। ऑप्शन ब है आत्मनेय पद, तो कर्मवाच्य में क्रिया सदैव आत्मनेय पद में ही चलती है। देखिए मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव आत्मनेय पद में चलती है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है आत्मनेय पद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रादयः कतिविधः। प्रादयः कितने प्रकार के हैं, अथवा प्रादयः की संख्या कितनी है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट तो अपना ये है कि प्रादयः क्या है। देखिए प्रधन आदयः, ध्यान दीजिएगा, प्रधन आदयः इससे बनता है आपका प्रादयः। प्रधन आदयः इससे बनता है आपका प्रादयः। कई बार हमें प्रादयः में संधि भी पूछी जाती है। प्र में अ है और पीछे आ दे रखा है, अ के साथ आ मिलाने पर आ ही बना है, तो संधि का नाम तो हो जाएगा दीर्घ संधि। जबकि हमसे प्रादयः कौन है, प्रादयः के कितने रूप हैं, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रादयः सामान्यतया कहते हैं उपसर्गों को। प्रादय कौन है सामान्यतया? उपसर्गाः। प्रादयः क्रिया योगे उपसर्गाः स्युः। इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज में भी इस क्वेश्चन की दूसरी वेराइटी को मैंने सॉल्व किया था। प्रादयः कौन है? उपसर्ग हैं। हमसे पूछा गया है कि प्रादयः कितने हैं, तो प्रादयः अर्थात उपसर्ग अपने 22 हैं। कुल उपसर्गों की संख्या अपनी कितनी है? 22। और 22 को संस्कृत में कहते हैं द्वाविंशति। ध्यान दीजिएगा, 22 को संस्कृत में कहते हैं द्वाविंशति। चलिए अब ऑप्शन पे जाते हैं। हमसे पूछा है एक ओनविंशति, एक कम है 20 में अर्थात 19। ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन ब है एक विंशति अर्थात 21, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। द्वाविंशति अर्थात 22। तो प्रादयः क्रिया योगे उपसर्गाः स्युः। प्र आदि जब किसी क्रिया या धातु के साथ मिलते हैं तो वे उपसर्ग कहलाते हैं, और इन उपसर्गों की संख्या सामान्यतया 22 है। तो प्रादयः कतिविधः 22 अर्थात द्वाविंशति। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर भी द्वाविंशति अर्थात 22 ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है राजपुत्रः सिंहम् हन्ति। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, सिंहम् हन्ति अर्थात शेर को मारता है। इस वाक्य का विधिलिंग लकार में परिवर्तन करना है। राजपुत्र शेर को मारता है, इस वाक्य का विधिलिंग लकार में परिवर्तन करना है। देखिए जब भी किसी वाक्य का लकार परिवर्तन करना हो तो आपको केवल उसकी धातु में ही परिवर्तन करना होगा। यहाँ हमारी धातु दे रखी है हन्ति, तो आपको हन धातु का विधिलिंग लकार देखना है। देखिए हन्ति जो है वो आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ध्यान दीजिएगा, हन्ति जो है आपका वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो आपको विधिलिंग लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन ही देना होगा। हन धातु
विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो है वो बनता है हन्यात। ध्यान दीजिएगा, क्या बनता है? हन्यात। तो हमें पूरे प्रश्न में केवल हन्यात लिखकर उसको परिवर्तित करना है। देखिए ऑप्शन अ है राजपुत्रः सिंहम हन्येत। हन्येत कोई रूप नहीं है, अतः ऑप्शन अ आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ब है राजपुत्रः सिंहम हन्यताम। हन्यताम भी कोई रूप नहीं है, अतः ऑप्शन ब भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन स है राजपुत्रः सिंहम अहन। देखिए ये जो अ वाले पद हैं वो आपके लंग लकार अर्थात भूतकाल में चलते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन द है राजपुत्रः सिंहम हन्यात। देखिए हन धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हन्यात बनता है, अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा राजपुत्रः सिंहम हन्यात, अतः ऑप्शन द राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्यः गुरुभक्तः शिष्यः आसीत्। एकलव्य गुरु भक्त शिष्य था। इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? एकलव्य गुरु भक्त शिष्य था, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? ऑप्शन है शिष्य, ब है भक्त, स है गुरु भक्त, ऑप्शन द है गुरु। देखिए किसी व्यक्ति की विशेषताओं को विशेषण कहा जाता है और एकलव्य की विशेषता है कि वह गुरु भक्त है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु भक्तः। ऑप्शन नंबर स में गुरु भक्त लिखा है, अतः क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा विशेषण कौन सा है? गुरु भक्तः। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है पंचदश अर्थात 15। पंचदश अर्थात 15। पंचदश वर्णात्मकः छंदः कः? 15 वर्णों वाला कौन सा छंद है? देखिए छंद के मेरे वीडियो में मैंने 1 सेकंड में अपठित पद्य से छंद छांटिए ये वाली ट्रिक आपको दिखा दी है, और उसी ट्रिक में मैंने वर्ण संख्या के आधार पर छंद छांटना भी बहुत अच्छे से सिखाया है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं 15 वर्णों की। 15 वर्णों वाला छंद कौन सा है? ऑप्शन नंबर अ में लिखा है वंशस्थ। वंशस्थ में कुल 12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ का सूत्र है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। नेक्स्ट ऑप्शन है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कुल 14 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। ऑप्शन स है मालिनी। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोके। ऑप्शन नंबर द है आपका हरिणी, और मैंने आपको बताया था कि हरि शिखर पे मंद चल। इस पूरी ट्रिक में हरिणी, शिखरिणी एवं मंदाक्रांता इन तीनों में 17 वर्ण हैं। आपसे पूछा गया है 15 वर्ण कहाँ होंगे, तो 15 वर्ण आपके होंगे मालिनी छंद में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा स। 15 वर्णों वाला छंद मालिनी छंद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन छंदों से संबंधित है। देखिए विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजसु पूज्यते न ही विद्या धनम, न ही धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है, नहीं धनम विद्या के समान कोई धन नहीं है, और विद्या से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। देखिए ये एक आपकी अपठित
पद्य कहीं से लिया गया है, जो कि आपका 6, 7, 8 की क्लासेस से कोई श्लोक है उसे यहाँ पर उद्धृत किया गया है। और इसमें आपको छंद छांटना है। छंद छांटते समय सबसे पहले हमें उसके कुल वर्णों की संख्या ज्ञात करनी है कि पूरे अक्षर जो कि हलंत नहीं हो और आधे नहीं हो, ऐसे पूरे अक्षर कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरे अक्षर मैंने तो काउंट कर लिए हैं, आप भी काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। यहाँ पूरे जो आपके वर्ण हैं वो हैं 19। 19 को कहते हैं नवदश। ध्यान दीजिएगा, 19 को कहते हैं नवदश, एकोनविंशति, एकान्नविंशति। तो आपसे कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि नवदश वर्णात्मकः छंदः कः, 19 वर्णों वाला छंद कौन सा है। तो देखिए शुरू से अपन बात कर लेते हैं। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। इस पूरे वाक्य में ये जो पूरा श्लोक का एक पद्यांश है उसमें कुल वर्ण आए हैं 19, और 19 वर्णों वाला छंद कौन सा है अभी हम ज्ञात करेंगे। देखिए ऑप्शन अ है आपका शार्दुल विक्रीडितम। शार्दुल विक्रीडितम में कुल वर्णों की संख्या आपकी 19 है, तो आपका ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 में इस अपठित पद्यांश में कुल वर्ण 19 हैं। 19 वर्ण होने के कारण छंद का नाम हो जाएगा शार्दुल विक्रीडितम छंद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहारः इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययस्तः। आहारः, इस पद में प्रकृति और प्रत्यय कौन है। देखिए प्रकृति का नाम है प्रकृति को कहते हैं धातु और प्रत्यय का नाम प्रत्यय ही है। तो आपको इसमें उपसर्ग, धातु एवं प्रत्यय का समुचित जो संयोग है उसे सेलेक्ट करना है। आपसे पूछा गया है आहार पद में प्रकृति और प्रत्यय कौन है। देखिए उपसर्ग कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, तो आ के स्थान पर आ ही रहेगा। चारों ऑप्शन में आ दे रखा है, तो आ तो सदैव सर्वमान्य है, वह वैसा ही रहेगा। आपको ज्ञात करना है पीछे वाला पद हारह। हारह पद कैसे बना है। देखिए ह्री धातु में घय प्रत्यय मिलाने पर एक रूप बनता है जिसे कहते हैं हारह। ह्री धातु में घय प्रत्यय मिलाने पर जो रूप बनता है उसे कहते हैं हारह। तो आहारह बनाने के लिए आ उपसर्ग, ह्री धातु एवं घय प्रत्यय इन तीनों का संयोग करना पड़ेगा। अतः आहार पद में उपसर्ग, धातु एवं प्रत्यय के लिए आपका ऑप्शन नंबर ब अर्थात आ उपसर्ग, ह्री धातु एवं घय प्रत्यय यह समुचित पद है। आहार में आ उपसर्ग है, ह्री धातु है एवं घय प्रत्यय के योग से आहारः शब्द निष्पन्न हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। भज धातु क्तिन प्रत्यये कृते। भज धातु में क्तिन प्रत्यय करने पर क्या रूप बनेगा। देखिए क्तिन जो प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग शब्द प्रत्यय है, अर्थात स्त्रीलिंग सूचक प्रत्यय है। क्तिन प्रत्यय में ती शेष रहती है, ध्यान दीजिएगा। क्तिन प्रत्यय में ती शेष रहती है। अब देखिए आपकी धातु लेनी है हमें भज। भज धातु में क्तिन प्रत्यय मिलाने पर क्या बनेगा ये हमसे पूछा गया है। एक सूत्र का नाम सुना होगा आपने, चोहकू। एक सूत्र का नाम है आपका चोहकू। इस सूत्रानुसार च वर्ग के स्थान पर क वर्ग आदेश होता है। तो देखिए भज का जो ज है वो च वर्ग का है, च छ ज। इस ज के स्थान पर हमें क वर्ग का तीसरा अक्षर देना है। तो क वर्ग का तीसरा अक्षर है ग। तो हमने एक बार आपका ग आदेश कर दिया। इसके बाद देखिए चर्त्व संधि जो है वो हमसे कहती है कि तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण आदेश करो। तो ग के स्थान पर इसका पहला वर्ण हम आदेश करेंगे क हलंत। तो देखिए भ, क एवं ती
ये तीनों मिलकर आपका भक्ति पद बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो पद रहे हैं वो आपका भक्ति पद बनाते हैं। तो भक्ति आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर ब में। तो भज धातु में 3 प्रत्यय मिलाने पर आपका भक्ति यह पद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में सही उत्तर है ऑप्शन ब, भक्ति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ष शतेः रपि। वर्ष शतेरपि इस पद की संधि कौन सी है? देखिए पूरे पद को पढ़िए। वर्ष शते ये तो एक पद है, लेकिन रपि नाम का कोई पद नहीं हो सकता है। अतः आपको याद रखना है कि कहीं पर भी रपि या रथा इस तरह के पद आपको दिखाई दे रहे हैं तो मूलतः वो विसर्ग प्लस अ होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, रपि, रथा या इस तरह के जो भी र से बनने वाले पद हैं वो सामान्यतया विसर्ग प्लस अ होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष शते अपि इसमें आपका विग्रह बनेगा वर्ष शते है। ध्यान दीजिएगा, आपका विग्रह बनेगा वर्ष शते है, विसर्ग आ जाएगा और पीछे वाला पद आपका बनेगा अपि। तो यदि इसका विग्रह पूछा जाता तो आपका बनता वर्ष शते अपि, किंतु हमसे तो यहाँ संधि पूछी गई है और प्लस के निशान से पहले जो वर्ण होगा, स्वर होगा तो स्वर संधि कहलाएगी। प्लस के निशान से पहले यदि व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि कहलाएगी। यहाँ मुझे प्लस के निशान के बिल्कुल ठीक पहले विसर्ग दिखाई दे रहा है, अतः यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो ऑप्शन अ है वृद्धि संधि जो कि अशुद्ध है, ऑप्शन ब है स्वर संधि जो कि अशुद्ध है, ऑप्शन स है व्यंजन संधि क्योंकि प्लस के निशान से पहले मुझे विसर्ग नजर आ रहा है। अतः मैं कहती हूँ कि वर्ष शते अपि में विसर्ग होने के कारण संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, स्वदेशे पूज्यते राजा। अपने ही देश में पूजा जाता है राजा, अर्थात राजा की पूजा केवल अपने राज्य वाले अथवा अपने देश वाले लोग ही करते हैं। किंतु रिक्त स्थान सर्वत्र पूज्यते, किंतु कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सभी जगह पूजा जाता है। रिक्त स्थाने सुक्ति पदम पूरयत, इस रिक्त स्थान में सुक्ति का कोई पद भरिए। देखिए आपकी 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें जो सुक्तियाँ दे रखी हैं या जो श्लोक दे रखे हैं वो सभी मैंने अपने टेस्ट पेपर में समाहित किए हैं, अतः कोई भी सुक्ति आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छंदों में भी मैंने वही पंक्तियाँ उठाई हैं जो कि आपकी 6 से लेकर 10 तक की पद्यांश अथवा श्लोक, सुभाषित एवं सुक्तियाँ जितनी हैं वो सारी मैंने पूरा प्रयास करके आपके टेस्ट पेपर में लिखी हुई हैं। अतः आप समय खर्च ना करें, आपको सारी सुक्तियाँ यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 था स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने ही देश में पूजा जाता है राजा, किंतु रिक्त स्थान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सभी जगह पूजा जाता है। ऑप्शन अ है मित्रम, ऑप्शन ब है महाराजः, ऑप्शन स है वृद्धः, ऑप्शन द है विद्वान। तो सुक्ति पूरी स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अपने ही देश में पूजा जाता है राजा जबकि विद्वान तो सर्वत्र पूजा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, विद्वान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 5:45, 5:45, इसके लिए संस्कृत पद कौन सा नहीं होगा? देखिए हमसे अस्ति या नास्ति क्या पूछा गया है उसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। मैंने आपसे पूछा है 5:45 के लिए कौन सा संस्कृत पद नहीं होगा। तो देखिए कौन से होंगे वो डिसाइड कर लेते हैं।
इसके पश्चात कौन सा नहीं होगा वो अपने आप इस ऑप्शन में रह जाएगा। क्या 5:45 को पादोन पंचवादनम, पादोन पंचवादनम कहा जाता है क्या? 5:45 को, देखिए ऑप्शन में 5 नहीं होगा, ऑप्शन में 4 होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में होगा 4:45। थोड़ा सा आप इसको सही से पढ़ेंगे। 4:45 के लिए संस्कृत पद कौन सा नहीं होगा? पादोन पंचवादनम। 4:45 को पादोन पंचवादनम कहते हैं, अतः ये पद बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब है पंचचत्वारिंशत् अर्थात 45, पंचचत्वारिंशत् अर्थात 45, अधिकम अर्थात ज़्यादा हैं 4 तो 4:45 ज़्यादा हैं तो 4:45 हुए हैं, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन स है पंचचत्वारिंशत् उत्तरम चतुर्वादनम, अर्थात 4:45 उत्तरम अर्थात 45 ज़्यादा हो गए हैं, ये पद भी आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन द है पादोन चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम अर्थात 4 बजने में पादोन, एक पाद कम है, तो ये तो बात कर रहा है 3:45 जो कि अशुद्ध है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो कि 4:45 के लिए कौन सा संस्कृत पद नहीं होगा? तो 4:45 के लिए पादोन चतुर्वादनम ये पद नहीं होगा, अतः क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेशः 9:08 पर गृहम गच्छति। रमेश 9:08 पर घर जाता है। ये जो रेखांकित पद है 9:08, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ये आपका जो नवीनतम पाठ्यक्रम में घटिका दर्शन है उससे संबंधित प्रश्न है। 9:08 को क्या कहते हैं? अष्टाधिकम नववादने, 8 ज़्यादा है 9 तो बिल्कुल सही बात है। 9 हमें 8 की ही बात पूछी गई है, तो अष्टाधिकम नववादने 9:08 ज़्यादा हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब है अष्टकलोत्तरम नववादने, अष्टकला उत्तर, कला अर्थात मिनट, तो क्या 8 उत्तर अर्थात ज़्यादा हो गए हैं? नववादने अर्थात 9 क्या 9:08 ज़्यादा हो गए हैं? ऑप्शन ब भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन स है उभयम, क्या दोनों ही पद उचित हैं? तो ऑप्शन अ और ऑप्शन ब दोनों ही पद बिल्कुल समुचित हैं, अतः क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, ऑप्शन स, क्योंकि अष्टाधिकम नववादने भी बिल्कुल उचित है एवं अष्टकलोत्तर नववादने भी बिल्कुल समुचित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। श्रद्धावान लभते रिक्त स्थान, यह भी आपकी जितनी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें से सुक्ति छांटी है मैंने, उस सुक्ति का रिक्त स्थान आपको भरना है। श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान व्यक्ति को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन अ है धनम, ऑप्शन ब है ईश्वरम, ऑप्शन स है ज्ञानम, ऑप्शन द है शांतिम। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम यह आपकी एक सुक्ति है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मण्येव, कर्मण्येव इस पद का विग्रह क्या होगा? देखिए समस्त पद में यदि बिल्कुल सेंटर में यर लव दे रखे हैं और उसके आगे वाला अक्षर यदि आधा है तो संधि का नाम हो जाता है यण संधि, ध्यान दीजिएगा।
1000 एग्जाम्पल को भी आप चेक करना चाहें तो यही याद रखना है कि समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में यदि य र ल व हो और उसके आगे वाला अक्षर यदि आधा हो तो संधि का नाम हो जाता है यण संधि। तो कर्मण्येव में भी देखिए समस्त पद में बिल्कुल सेंटर में य दिखाई दे रहा है और य के आगे वाला अक्षर आधा है, तो संधि का तो नाम डिसाइड हो गया, यण संधि है। लेकिन देखिए इसका विग्रह क्या होगा। विग्रह में आपको याद रखना है कि समस्त पद में आपको य दिखाई दे रहा है बीच में, और य जो है आपका जो य है वो सामान्यतया ई के स्थान पर रहता है। आपने सुना है ना, यण संधि का सूत्र है इको यणची सूत्रानुसार ई के स्थान पर य आदेश होता है। समस्त पद में यदि य दे रखा है तो विग्रह में आपको ई देखना पड़ेगा कि प्रथम पद में कहाँ पर ई दे रखा है। ऑप्शन नंबर स को देखिए, ऑप्शन नंबर स में पहले वाले पद में ई दे रखा है कर्मणि और पीछे वाला पद दे रखा है एव। अतः विग्रह करते समय हमें याद रखना है कि य से पहले ई होगा, अतः विग्रह में हमें ई नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर स में। तो हमारा सही उत्तर हो गया कर्मण्येव का विग्रह होगा कर्मणि धन एव, संधि का नाम होगा यण संधि। देखिए अपना अंतिम जो प्रश्न है इस व्याख्यात्मक हल वाली टेस्ट सीरीज का 35वां और अंतिम जो प्रश्न है वो आपका संख्या ज्ञानम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है 19 कृते अशुद्ध पदम अस्ति। 19 के लिए गलत या अशुद्ध पद कौन सा है। ऑप्शन अ है 9 10, अर्थात 10 और 9। 10 और 9 को तो 19 कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब है ऊनविंशति, अर्थात 20 में एक कम, तो 20 में एक कम को भी 19 कहते हैं, ये ब ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन स एकोनविंशति, अर्थात एक ऊन, अर्थात एक कम है, कितने में 20 में, 20 में एक कम को भी एकोनविंशति कहते हैं। इसी प्रकार एकान्नविंशति, अर्थात एक नहीं है 20 में, 20 में एक नहीं है उसको भी 19 ही कहा जाता है। ऑप्शन य है नविंशति, अर्थात 20 नहीं, तो आपका 19 के लिए जो अशुद्ध पद होगा वो होगा य। 20 नहीं है इसको 19 नहीं कहा जाता, तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन य। देखिए 19, 29, 39, 49, ये जितनी भी उन वाली बातें हैं जिनके अंत में न रहता है उसके 4 ऑप्शन बन सकते हैं। ये मैंने अपनी संख्या ज्ञानम वाली टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है, कृपया उसे अवश्य पढ़ें। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और संस्कृत जिज्ञासु जितने भी छात्र हैं उन तक इस टेस्ट सीरीज को अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि संस्कृत की पुनः स्थापना करना ही हमारा उद्देश्य है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।